Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ पेरिकार्डियम को तफसील से स्टडी करेंगे। बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारे ये जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 9, 10, 11 एंड 12, बच्चों ये जो हैं ये ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स के हवाले से हैं। हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को तफसील से पढ़कर आए। चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को तफसील से देखा। अब बच्चों ये जो चैप्टर नंबर 11 है इसके अंदर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स अब अगर आप इस लफ्ज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेशन का काम करता है। सर्कुलेशन का मतलब यह है कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग चीजों की जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब बच्चों ये जो ट्रांसपोर्ट है ये कैसे करवाता है और ये कितनी तरह का होता है, आए हम इसको जो है वो देखते हैं। बच्चों हमारी बुक में जो स्टार्टिंग की लाइंस हैं वो ये हैं, humans have two systems for the transport of different materials in different parts of the body। बच्चों इंसानों में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए 2 सिस्टम्स हैं। ठीक है, मतलब अब ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आगे 2 तरह का है। एक को हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक को बच्चों हम नाम देते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का। अब बच्चों ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन करवाता है। अब जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करेगा तो उस ब्लड के साथ बच्चों हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगी। हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्ट होगी, हार्मोन्स की ट्रांसपोर्ट होगी, वेस्ट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हैं वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जब ब्लड की सर्कुलेशन करवाएगा तो ब्लड के साथ काफी सारी चीजें जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं। दूसरे नंबर पर बच्चों जो टाइप है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की वो है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का जिक्र बच्चों हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जब ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है तो खून की बहुत बारीक नालियां जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं उनसे बच्चों फ्लूइड जो है वो बाहर निकल आता है। बच्चों उस फ्लूइड के अंदर वाटर मौजूद होता है, उसके अंदर बच्चों सॉल्ट्स हो सकते हैं, उसके अंदर ग्लूकोज हो सकता है। तो बच्चों ये जो फ्लूइड जो कि ब्लड से बाहर निकल आता है, टिश्यूज के दरमियान आ जाता है, अब इस फ्लूइड को दोबारा से ब्लड के अंदर डालने का जो काम है वो लिम्फेटिक सिस्टम करता है। अब ऐसा नहीं है कि लिम्फेटिक सिस्टम का सिर्फ एक यही काम है कि इसने ब्लड से निकला हुआ जो फ्लूइड है उसको दोबारा से ब्लड में डालना है। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम के और भी काफी फंक्शंस हैं जिनको हम इस चैप्टर के लास्ट पे जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको जो है वो डिटेल से देखेंगे। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो 2 तरह का है, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है लिम्फेटिक सिस्टम। अब बच्चों जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना इसकी भी आगे से 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक को हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बच्चों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्क क्या होता है, आए हम इस चीज को जो है वो समझते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारी बुक के अंदर तो गिवन नहीं है लेकिन आगे एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसका बुनियादी सा कॉन्सेप्ट जो है इसको लाजमी समझ लेना है। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के दरमियान जो है वो फर्क आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। बच्चों सबसे पहले जो है वो आप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बच्चों एक हार्ट होता है, हार्ट के अलावा बच्चों ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, और बच्चों उन ब्लड वेसल्स के अंदर जो चीज फ्लो करती है उसे हम ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखें आपको जो पंप नजर आ रहा है ये हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप इसको जो है वो यहाँ पे ज्यादा क्लैरिफाई करके देख सकते हैं। बच्चों ये हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बच्चों ये जो खून की नालियां आपको नजर आ रही हैं, हार्ट से जो खून की नालियां खून को लेके आती हैं इनको हम बच्चों आर्टरीज कहते हैं जो कि खून को दिल से दूर लेकर जाती हैं। फिर बच्चों आर्टरीज जो हैं वो तकसीम होकर इन्होंने बारीक नालियां बना ली हैं, दिस आर एक्चुअली कैपिलरीज, और असल में इसी कैपिलरीज के लेवल पर जो है वो ब्लड से फ्लूइड बाहर निकलता है जिसको बाद में लिम्फेटिक सिस्टम दोबारा ब्लड के अंदर डाल देता है। अब बच्चों यहां से ये जो कैपिलरीज के लेवल पर अगर गैशियस एक्सचेंज होना हो तो वहां पे गैशियस एक्सचेंज हो जाता है और उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो ब्लड है उसको दोबारा हार्ट तक भेज दिया जाता है और वो नालियां जो कि खून को दोबारा दिल की तरफ लेके जाती हैं इनको हम वेन्स कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें होता ये कि जो खून है बच्चों वो बंद रहता है खून की नालियों में
और वो बॉडी टिश्यूज के साथ डायरेक्टली बच्चों एक्सपोज नहीं होता। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बच्चों इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे होता ये है कि बच्चों एक पंप होता है, ठीक है, एक हार्ट की तरह का स्ट्रक्चर होता है। जाहिर सी बात है हम हार्ट उसको कहते हैं ना जिसने खून को पंप करना है, जिसने खून को जो है वो आगे भेजना है। तो एक पंप होता है जिसने खून को आगे भेजना होता है। और बच्चों ध्यान में रखें जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है उसको हम ब्लड भी नहीं कहते, उसको हम नाम देते हैं हीमोलिम्फ का। किसका नाम देते हैं? हीमोलिम्फ का, ठीक है। हीमोलिम्फ बच्चों अब कुछ केसेस के अंदर जो है वो कलरलेस हो सकता है और कुछ केसेस के अंदर इसका कलर जो है वो ब्लूइश हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बच्चों ये क्या करता है, ये जो पंप है ये यहाँ पे जो नालियों के जरिए जो है खून को भेजता है। अब बच्चों यहाँ पे मौजूद होते हैं बॉडी सेल्स, ठीक है। जब अब बॉडी सेल्स को मिला के आप बॉडी टिश्यू भी कह सकते हैं। अब बच्चों होता यह है कि जब यहाँ से ये जो खून है, ठीक है, जिसको हम स्पेसिफिकली हीमोलिम्फ का नाम देते हैं, जब यहाँ से जो फ्लूइड हीमोलिम्फ है वो आता है तो बच्चों ये इन बॉडी टिश्यूज को प्रॉपर नहला देता है, ठीक है। नहला देने से मुराद ये है कि इनके साथ प्रॉपर कॉन्टेक्ट में आ जाता है, ठीक है। और बच्चों जब प्रॉपर कॉन्टेक्ट में आता है तो फिर अब जो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट होनी है हीमोलिम्फ के दरमियान और इन सेल्स के दरमियान, फिर उन मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट होती है। और बच्चों फिर ये जो हीमोलिम्फ है ये दोबारा इसके अंदर बच्चों ये जो सुराग आपको नजर आ रहे हैं इनके जरिए दोबारा से इस पंप के अंदर वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको जो है इसका बुनियादी सा फर्क बता दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या फर्क होता है तो आपने सबसे आसान चीज ये बतानी है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो बच्चों टिश्यूज के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आता है, जबकि यहाँ पर बच्चों जो ब्लड है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये बॉडी टिश्यूज के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर आता है। अब बच्चों इसका मैंने आप लोगों के लिए एक और कंपैरिजन जो है यहाँ पे शो किया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बच्चों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लोज फ्रीली इन बॉडी कैविटीज। अब बॉडी कैविटी से क्या मुराद है? बॉडी के अंदर जो खाली जगह हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था बॉडी टिश्यू है, तो बच्चों बॉडी कैविटीज के अंदर जो खून है वो आजादाना फ्लो करता है। जबकि यहाँ पे बच्चों ऐसा नहीं है, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है। बच्चों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं होती है। बच्चों ब्लड वेसल्स ना होने से मुराद ये है कि यहाँ पर प्रॉपर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज मौजूद नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे खून की नालियां होती हैं जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन हम इनको आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज नहीं कहते बल्कि इनको हम सिंपल वेसल्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को मखसूस जो है वो ब्लड वेसल्स जिस तरह आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं इस तरह यहाँ पे नहीं होती। जबकि बच्चों क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज और वेन्स दोनों मौजूद होती हैं। बच्चों जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, ये लेस एफिशिएंट होता है, ठीक है। बच्चों एफिशिएंसी कम होने से क्या मुराद है? जाहिर सी बात है सर्कुलेटरी सिस्टम का काम ये है कि इसने बॉडी के अंदर चीज़ों को सर्कुलेट करवाना है, चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे बच्चों चीज़ों की ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो इस सिस्टम की कारकर्दगी है वो कम है, और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा मौसर है। इसी वजह से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप ह्यूमन को देख लें और बाकी आप बच्चों जितने भी मैमल्स हैं उनको देख लें, ठीक है, वर्टिब्रेट्स को देख लें, उनके अंदर बच्चों क्या मौजूद होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। बच्चों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे स्नेल्स के अंदर भी पाया जाता है। बच्चों ये जो स्नेल्स हैं ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं। फाइलम मोलस्का क्या है ये बच्चों हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है इसको स्टडी करेंगे। बच्चों जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये ह्यूमंस और फिश के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो बच्चों आपने जो है इस कंपैरिजन को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। और आपसे अगर कोई पूछ ले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्क क्या होता है, तो आप जो है वो आसानी से समझा सकें कि आखिर इसमें क्या फर्क होता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है उसको हम हीमोलिम्फ का नाम देते हैं। बच्चों अब आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है द क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखें इस लफ्ज को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को ऊपर वाला एक कंपैरिजन समझाया था कि क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो अब बच्चों होपफुली आपको समझ में आ गई होगी कि क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों जो ह्यूमंस के अंदर है ये 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है: ब्लड, खून, हार्ट, दिल, और ब्लड वेसल्स और खून की नालियां। और खून की नालियां बच्चों फिर आगे 3 तरह की होती हैं: आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। ये ऐसे खून की नालियां जो कि खून को दिल से दूर लेकर जाती हैं। कैपिलरीज बच्चों ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में मिलाती हैं, इनकी दीवारें बहुत बारीक होती हैं और इनसे जो चीजों की एक्सचेंज है, जो चीजों की ट्रांसपोर्ट है वो इजीली हो सकती है। और बच्चों जो वेन्स हैं ऐसे खून की नालियां जो कि खून को दिल से दिल की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखना है। बच्चों क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। अब बच्चों हमारी इस किताब में हार्ट की
तफसील जो है वो दी गई है, ब्लड वेसल्स की भी तफसील गिवन है, लेकिन बच्चों ब्लड की तफसील जो है वो इतनी डिटेल से गिवन नहीं है। ब्लड के हवाले से सिंपल एक बॉक्स के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो बच्चों इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखवाऊंगा, आप लोग उसको भी नोट कर लीजिएगा। ये एंड टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब बच्चों देखें ब्लड क्या होता है, आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है एक छोटे से बॉक्स में, ब्लड इज द मीडियम। बच्चों ब्लड जो है वो एक रास्ता है इन विच जिसमें डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स, हलशुदा न्यूट्रिएंट्स, बच्चों हलशुदा न्यूट्रिएंट्स से क्या मुराद है, इसके अंदर बच्चों ग्लूकोज आ जाता है, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, इसके अंदर फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ब्लड जो है बच्चों वो एक ऐसा रास्ता है जिसमें हलशुदा न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, कौन कौन सी गैसेस बच्चों, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, रेस्पिरेटरी गैसेस ले सकते हैं आप, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसके अलावा बच्चों हार्मोन्स, हार्मोन्स भी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। एंड वेस्ट मटेरियल, जाहिर सी बात है बच्चों, अब एक सेल ने जो है जो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हुए, उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजा में जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो उसको ब्लड में डाल देता है, ठीक है। और बच्चों ब्लड क्या करता है, फिर उस वेस्ट मटेरियल को जो है वो बाहर बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब उसके भी बच्चों अलग अलग रास्ते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चों बॉडी ने एक वेस्ट मटेरियल बनाया यूरिया, हमारा हमारा ब्लड क्या करता है, उस यूरिया को जो है वो किडनीज के पास लेके जाता है और किडनीज उस यूरिया को जो है वो यूरिन के जरिए बाहर निकाल देते हैं। तो ब्लड बच्चों एक ऐसा रास्ता है जिसमें हलशुदा न्यूट्रिएंट्स को, गैसों के, हार्मोन्स को और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मुंतकिल किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी, सारे जिस्म के अंदर, ठीक है। तो ये आसान से इसकी डेफिनेशन आपने इसको याद रखनी है। ब्लड एक ऐसा मीडियम है जिसमें डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स एंड वेस्ट, दोबारा रिपीट करें, डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स और वेस्ट, इनको जो है वो सारे जिस्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब अच्छा जो ब्लड है इसके दो कंपोनेंट्स हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, एक को बच्चों हम नाम देते हैं प्लाज्मा का और एक को हम नाम देते हैं सेल्स और सेल लाइक बॉडीज का। खून के बच्चों मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, दो हिस्से हैं, एक को हम प्लाज्मा का नाम देते हैं और एक को हम सेल्स और सेल लाइक बॉडीज का नाम देते हैं। बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको इससे पिछले चैप्टर के अंदर भी देकर आया हूं। अब बच्चों ये जो जब हम बात करते हैं सेल्स और सेल लाइक बॉडीज की, तो यहाँ पे बच्चों तीन चीजें आती हैं, एक को हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, एक को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स और एक को हम कहते हैं प्लेटलेट्स। अब बच्चों अब यहाँ पे देखें, एक लफ्ज है सेल्स और एक है सेल लाइक बॉडीज। तो बच्चों ये जो सेल्स है ना, ठीक है, आपको पता है सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके बाहर प्रॉपर एक सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है और उसके अंदर बाकायदा एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो बच्चों जो आपको नजर आ रहा है व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, बच्चों ये बाकायदा सेल्स हैं। जबकि ये जो प्लेटलेट्स बच्चों आपको नजर आता है ना, प्लेटलेट्स जो हैं बच्चों ये सेल्स नहीं होते, दीज आर सेल लाइक बॉडीज, कि ये सेल्स नहीं है बल्कि सेल की तरह के इज्साम है, सेल की तरह की दिखने वाली चीजें हैं, बट दीज आर नॉट एक्चुअली सेल्स। बच्चों इन्हें हम सेल्स क्यों नहीं कहते बच्चों, क्योंकि इनके अंदर कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और बच्चों ये जो है प्लेटलेट्स जो हैं ये बड़े बड़े सेल्स, ठीक है, जिनको हम मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मेगा कैरियोसाइट्स। तो आपने इसका नाम याद रख लें, मेगा कैरियोसाइट्स। जब बच्चों बड़े बड़े सेल्स होते हैं जिनको मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, ये टूटते हैं तो इनके टूटने से बच्चों प्लेटलेट्स बनते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स के हवाले से आपको पता है हमारे जिस्म की आर्मी है, इसने हमारे जिस्म को जरासीम से प्रोटेक्ट करना है। रेड ब्लड सेल्स के हवाले से आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बच्चों इसने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करवानी है। और बच्चे ये जो प्लेटलेट्स हैं ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको जमाने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स ये बाकायदा सेल्स हैं, जबकि जो सेल लाइक बॉडीज का लफ्ज है किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है प्लेटलेट्स के लिए, क्योंकि ये सेल्स नहीं होते। सेल्स क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ये बड़े बड़े सेल्स जिनको हम मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं उनके टूटने से वजूद में आते हैं। अब बच्चों यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स को हम एक और नाम भी देते हैं ल्यूकोसाइट्स। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जनरल बातें हैं जो कि आपके इल्म में होनी चाहिए। व्हाइट ब्लड सेल्स को बच्चों हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स को हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, आप इसको लिख सकते हैं अपने रजिस्टर के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स को हम इरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बताता चलूं कि जब रेड ब्लड सेल्स जो है ना बच्चों ये बनते हैं तो इनके अंदर बाकायदा सेल मेम्ब्रेन और सेंटर में न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनालिस मौजूद होती हैं। लेकिन बच्चों जैसे ही रेड ब्लड सेल्स बनने के बाद मेच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो किया क्या जाता है, इनका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है और इनके अंदर बच्चों तकरीबन 95% जो है
ठीक है, 95% के करीब इसके अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन को फिल कर दिया जाता है। हीमोग्लोबिन इसके अंदर जो है वो भर दी जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्यों भर दी जाती है? ताकि बच्चों ये ऑक्सीजन को जो है वो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर कैरी कर सके। ठीक है, तो आपने इस चीज को जहन में रखना है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं जब वो बनते हैं तो वो बाकायदा सेल्स होते हैं, उनके पास न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन जब बच्चों वो मेच्योर हो जाते हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस खत्म हो जाता है और उनको हीमोग्लोबिन से फिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वो बातें थी जो आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, अब बच्चों आगे देखें, इन अ हेल्दी पर्सन, वो कहते हैं एक सेहतमंद आदमी के अंदर जो प्लाज्मा है कॉन्स्टिट्यूट्स मुश्तमिल होता है अबाउट 55% बाय वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। खून का जितना वॉल्यूम है उसका तकरीबन 55% हिस्सा जो है वो प्लाज्मा बनाता है, जबकि बाकी का जो 45% हिस्सा है उसको सेल्स या फिर सेल लाइक बॉडीज जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है, बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको इसकी और बेहतर समझ आ जाएगी। बच्चों 55% हिस्सा जो है वो ब्लड का प्लाज्मा बनाता है, और बाकी बच्चों अगर आप ब्लड के अंदर से सिंपल रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को निकाल दें तो बाकी खून का जो जो हिस्सा बचता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बच्चों, रेड ब्लड सेल सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद होते हैं 44%, जबकि 1% बच्चों हिस्सा जो है वो प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। ठीक है, और बाकी का जो 55% हिस्सा है इसको कौन बनाता है? इसको प्लाज्मा बनाता है। ठीक है, बच्चों प्लाज्मा आखिर होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, आए हम इसको जो है वो तफसील से देखते हैं। बच्चों ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक के अंदर तो नहीं लिखी हुई लेकिन आप लोगों ने इसको लाजमी तौर पे लिख लेना है। ठीक है, ये आगे आप लोगों के एंट्री टेस्ट के हवाले से काम आएगी। बच्चों यहाँ पे देखिए, ये होल ब्लड, होल ब्लड का मतलब है मुकम्मल ब्लड। मुकम्मल ब्लड से मुराद ये है कि इसके अंदर से हमने कोई चीज जो है वो बाहर नहीं निकाले। बच्चों मुकम्मल जो खून है उसके दो हिस्से हैं, एक को हम नाम देते हैं प्लाज्मा का, एक को हम नाम देते हैं सेल्स और सेल लाइक बॉडीज का। बच्चों यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स लिखा हुआ है। अब बच्चों फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम क्यों कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं अशिया को, फॉर्म्ड कहते हैं बनी हुई। अब बच्चों असल में जो ब्लड के अंदर जितने भी सेल्स हैं ना, ये बोन मैरो से बनते हैं। किससे बनते हैं बच्चों? बोन मैरो, बोन मैरो से बनते हैं। तो इसी वजह से बच्चों बोन मैरो से, चूंकि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बोन मैरो से बनते हैं, इसी वजह से हम इनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स कह देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स की जगह अपनी बुक के ऊपर जो है वो सेल्स और सेल लाइक बॉडीज जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इस स्लाइड को जो है वो लाजमी अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, आपको ये अच्छी तरह से आनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे देखें, अगर आप ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज को देखें तो बच्चों ये तीन तरह के ल्यूकोसाइट्स, मैंने आपको बताया था, व्हाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं, प्लेटलेट्स इसका दूसरा नाम था थ्रोम्बोसाइट्स, और बच्चों यहाँ पे देखें इरिथ्रोसाइट्स, ये हम रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। अब बच्चों व्हाइट ब्लड सेल्स की आपको आगे क्लासिफिकेशन भी पता होनी चाहिए, ये आमतौर पे 9th क्लास के लेवल पे लिखी होती है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स बच्चों आगे दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और एक को हम कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स से क्या मुराद है बच्चों? ये ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में हमें ग्रेन्यूल्स, दानेदार स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होते हैं, इसी वजह से हम इनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में बच्चों क्या होता है कि हमें यहाँ पे दानेदार स्ट्रक्चर नजर नहीं आते, इसी वजह से हम इनको ए ग्रेन्युलोसाइट्स कह देते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स बच्चों तीन तरह के हैं, न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स और बेसोफिल्स। आप इसको जो है वो बेन से याद रख लें। ठीक है, बेन 10 आपने कार्टून देखे होंगे तो उसी से आप बेन याद रख लें। बी से बेसोफिल्स, ई से इजिनोफिल्स और एन से न्यूट्रोफिल्स। जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट्स बच्चों दो हैं, एक को हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स और एक को हम कहते हैं मोनोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स की भी फिर आगे से दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, आप इसको चाहे इसको भी लिख सकते हैं, एक को हम क्या कहते हैं? बी लिम्फोसाइट्स, और स्टूडेंट्स एक को हम नाम देते हैं टी लिम्फोसाइट्स का। ठीक है, एक को हम किसका नाम देते हैं? टी लिम्फोसाइट्स का। ठीक है, तो आप इसको भी जो है वो नोट कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपको जो है वो आना चाहिए। उसके बाद बच्चों जो प्लाज्मा है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बच्चों अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, गैसेज हो सकती हैं। प्रोटीन्स के अंदर बच्चों कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं? एल्ब्यूमिन एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, फिब्रिनोजिन और साथ ही साथ ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स हम एंटीबॉडीज को कहते हैं। एंटीबॉडीज आपको पता है कि वो असल में ये वो प्रोटीन्स हैं जिन्होंने जरासीम को किल करना होता है, मारना होता है। तो आप बच्चों इस स्लाइड को जो है वो लाजमी नोट कर लें, आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा क्या होता है और जो सेल्स और सेल लाइक बॉडीज जो हैं वो क्या होती हैं। प्लाज्मा के अंदर बच्चों बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वाटर पर मुश्तमिल होता है, और बाकी का बच्चों बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इन चीजों पर मुश्तमिल होता है। बच्चों यहाँ पे आप जो है वो ब्लड सेल्स को देख सकते हैं, ये रेड ब्लड सेल हैं। बच्चों यहाँ पे आप देखें ये न्यूट्रोफिल्स हैं, ये जीनोफिल्स हैं और ये बेसोफिल्स हैं। आप देखें आपको यहाँ पे जो है वो ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, इसी वजह से हम तीनों को मिला के ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। जबकि यहाँ पे देखें बच्चों इन दोनों का आपको साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, इसी वजह से हम इनको ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। और यहाँ पे बच्चों आपको प्लेटलेट्स नजर आ रहे हैं, ये असल में सेल्स नहीं होते बल्कि सेल ही की तरह की बॉडीज होती हैं।
तो स्टूडेंट्स होपफुली ब्लड के हवाले से जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, आप लोगों को ये बेहतर अंदाज से समझ आ गई होगी। अब बच्चों नेक्स्ट हमारी बुक का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। अब हम जो है वो हार्ट की बाकायदा स्ट्रक्चर को और उसकी फंक्शनिंग को समझेंगे। बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पेरिकार्डियम का पोर्शन जो है उसको कवर करेंगे। बच्चों यहाँ पे देखें ह्यूमन हार्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। ह्यूमन हार्ट क्या है? ह्यूमन हार्ट इज अ हार्ड वर्किंग पंप दैट मूव्स ब्लड थ्रू बॉडी। बच्चों जो इंसानी दिल है वो एक हार्ड वर्किंग पंप है। हार्ड वर्किंग पंप से क्या मुराद है बच्चों? ये बहुत मेहनत करने वाला पंप है जो कि खून को सारे जिस्म के अंदर मुंतकिल करता है। बच्चों हम इसको हार्ड वर्किंग पंप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चों ये जो पंप है ये कभी भी रुकता नहीं है। अगर एक इंसान की 70 साल की जिंदगी है तो उसने 70 साल के अंदर ये जो पंप है ये कुछ देर के लिए भी आराम नहीं करता, बल्कि मुसलसल जो है वो खून को जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता रहता है। इसी वजह से दिल के लिए यहाँ पे उसने हार्ड वर्किंग पंप की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हार्ट की लोकेशन है। हार्ट की लोकेशन क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। इट इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द चेस्ट कैविटी। वो जो चेस्ट कैविटी कहते हैं, सीने के अंदर जो खाली जगह होती है उसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं। तो चेस्ट कैविटी के बिल्कुल दरमियान में ये मौजूद होता है, बिटवीन द लंग्स, लंग्स के दरमियान। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं तो आपको जो है वो ज्यादा बेहतर अंदाज से समझ आ जाएगा। बच्चों यहाँ आपको नजर आ रहा है कि दिस इज द राइट लंग, और बच्चों ये जो है ये लेफ्ट लंग है। और बच्चों ये सीने के अंदर खाली जगह है जिसके अंदर लंग्स भी पड़े हुए हैं। बच्चों लंग्स के सेंटर में यहाँ पे जो है हार्ट मौजूद होता है। ठीक है, तो आगे देखें, इट्स बैक सरफेस इज नियर वर्टिब्रल कॉलम। अब बच्चों दिल जो है ठीक है बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। अब दिल के बैक साइड पर बच्चों क्या मौजूद होगा? दिल के बैक साइड पर मौजूद होगा रीढ़ की हड्डी। ठीक है, और इसके फ्रंट सरफेस पर क्या मौजूद होगा बच्चों? इसके फ्रंट सरफेस पर मौजूद होते हैं स्टर्नम और रिब कार्टिलेज। अब बच्चों ये क्या होते हैं आए मैं आपको जो है वो स्लाइड से दिखाता हूँ। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपको हार्ट नजर आ रहा है और दिल के पीछे बच्चों ये जो आपको नजर आ रही है ना, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, ये रीढ़ की हड्डी है। तो दिल की बैक साइड पर क्या मौजूद है? रीढ़ की हड्डी मौजूद है। जबकि बच्चों अगर आप जो है वो इसके फ्रंट साइड पे देखें तो फ्रंट साइड पे आपको ये एक हड्डी नजर आती है, इसे स्टर्नम कहते हैं, इसे चेस्ट बोन कहते हैं, सीने की हड्डी। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है वाली जो हड्डी इसको हम चेस्ट बोन या फिर स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, और बच्चों ये जो आपको पसलियां नजर आ रही है ना, ये जो आपको रिब्स नजर आ रही है, ये जो पसलियां हैं ये कार्टिलेज के जरिए स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। तो ये बच्चों जो आपको कार्टिलेज नजर आ रही है ना, इनको हम जो है वो रिब कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिब कार्टिलेज का नाम देते हैं। तो आपने इस चीज को जो है वो जहन में रखना है। दिल के बच्चों बैक साइड पे क्या होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, जबकि दिल के फ्रंट साइड पर स्टर्नम और रिब कार्टिलेज जो है ये मौजूद होते हैं। इसके बाद बच्चों द हार्ट इज यूजुअली फेल्ट टू बी ऑन द लेफ्ट साइड। बच्चों दिल है वो आमतौर पर ऐसा महसूस किया जाता है कि वो बाईं जानिब है, बिकॉज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज स्ट्रॉन्गर एंड लार्जर। क्योंकि बच्चों जो दिल की लेफ्ट साइड है वो एक तो मजबूत है और एक वो बड़ी है। सिंस इट पंप्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स, क्योंकि दिल की लेफ्ट साइड ने जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून को पंप करना होता है, इसी वजह से वो साइज जो है दिल का जो लेफ्ट पार्ट है वो लार्ज है, वो बड़ा है। और चूंकि वो बड़ा है तो इसी वजह से ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जो दिल है ये लेफ्ट साइड पर मौजूद है, जबकि ऐसा नहीं है। जो दिल है वो सेंटर में मौजूद होता है, लेकिन बच्चों उसका जो लेफ्ट पार्ट है वो बड़ा है साइज में, तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे जो दिल है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद है। अब बच्चों अब इसी लार्जर लेफ्ट साइड की वजह से ये जो लेफ्ट लंग है ये भी साइज में छोटा होता है, ताकि दिल को यहाँ पे अकोमोडेट करवाया जा सके। आपको पता है राइट लंग जो है ये साइज में बड़ा होता है, इसके अंदर 3 लोब्स होती हैं, ये आपको नजर आ रही है ऊपर वाली, इसे हम कहते हैं सुपीरियर लोब। बच्चों ये दूसरी है इसको मिडल लोब, और ये तीसरी इसको हम इंफीरियर लोब कहते हैं। जबकि यहाँ पे बच्चों एक सुपीरियर लोब और यहाँ पे बच्चों एक जो है वो इंफीरियर लोब मौजूद होती है। ठीक है, लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब्स होती हैं। ठीक है, और ये साइज में छोटा होता है। लेफ्ट लंग के अंदर, राइट लंग के अंदर बच्चों 3 लोब्स हैं और ये साइज में बड़ा होता है। अब बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है हार्ट जो है वो लंग को, अब ये जो लेफ्ट लंग है ये हार्ट को अकोमोडेट करवाने के लिए इसके अंदर एक डिप्रेशन है बच्चों यहाँ पे। इस डिप्रेशन को हम नाम देते हैं कार्डियक नोश का। किसका नाम देते हैं? कार्डियक नोश का। तो आपने जो है वो इस पॉइंट को जहन में रखना है। ठीक है, आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जब हमने लंग्स को पढ़ा था वहां पे भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, बिकॉज द हार्ट इज बिटवीन द लंग्स, जो कि जो दिल है वो लंग्स के दरमियान होता है। द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर, जो लेफ्ट लंग है बच्चों वो साइज में छोटा होता है देन द राइट लंग, राइट लंग से, एंड हैज अ कार्डियक नोश इन इट्स बॉर्डर टू अकोमोडेट द हार्ट। और दिल को अकोमोडेट करने के लिए इसकी जो बॉर्डर है, इसका जो मार्जिन है, यहाँ पे एक कार्डियक नोश जो है वो मौजूद होता है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है। इसके बाद बच्चों अब हम बाकायदा जो है वो पेरिकार्डियम को स्टार्ट करते हैं। बच्चों पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम जो है एक ऐसी थैली है जिसके अंदर दिल मौजूद होता है, जिसने दिल को जो है वो लपेटा हुआ होता है, उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। यहाँ पे बच्चों आप बेहतर अंदाज से देख सकते हैं स्लाइड के अंदर कि दिल है, दिल के बाहर बच्चों ये आपको एक थैली नजर आ रही है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं।
अब बच्चों जब हम इस थाली का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें नजर आता है कि इसके अंदर कई सारी जो हैं वो और लेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, आए हम उन लेयर्स को और पेरिकार्डियम को जो है वो तफसील से देखते हैं। बच्चों सबसे पहले पेरिकार्डियम की डेफिनेशन है। पेरिकार्डियम है क्या? हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। बच्चों जो दिल है वो थाली के अंदर बंद होता है जिसको हम पेरिकार्डियम का नाम देते हैं। पेरिकार्डियम सेपरेट्स हार्ट फ्रॉम सराउंडिंग ऑर्गन्स। बच्चों ये जो पेरिकार्डियम है ये दिल को इसके इर्द गिर्द मौजूद ऑर्गन से क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, आगे इसका स्ट्रक्चर देखें बच्चों, इट इज कंपोज ऑफ द फॉलोइंग 2 लेयर्स। अब जो पेरिकार्डियम है ये 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक को हम कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जो पेरिकार्डियम है 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, जो सबसे बाहर वाली होती है उसको हम फाइब्रस पेरिकार्डियम और जो अंदर की तरफ होती है इसको हम सीरस पेरिकार्डियम का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जिनमें जो कार्ड लफ्ज है ना ये हमेशा जो है वो दिल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे आपने हॉस्पिटल्स के अंदर देखा होगा कि जो दिल के वार्ड्स होते हैं उनको हम कार्डियोलॉजी वार्ड कहते हैं। जो माहिर अमराज दिल होता है, जो दिल की बीमारियों का माहिर डॉक्टर होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कार्ड जो है बच्चों ये दिल के हवाले से टर्मिनोलॉजी है। जहां पर भी लफ्ज कार्ड आ जाए तो इसका मतलब ये है कि दिल के हवाले से कोई ना कोई बात हो रही है। ठीक है, तो पेरिकार्डियम क्या है? ये एक ऐसी थैली है जिसने दिल को लपेटा हुआ होता है। अब फाइब्रियस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम जो है ये असल में 2 लेयर्स हैं पेरिकार्डियम के। ठीक है, अब बच्चों आए हम इनमें जो है वो फर्क को समझते हैं। बच्चों जो फाइब्रियस पेरिकार्डियम है ना, ठीक है, ये सबसे बाहर मौजूद होती है और फाइब्रियस पेरिकार्डियम के अंदर बच्चों सीरस पेरिकार्डियम मौजूद होती है। सीरस पेरिकार्डियम बच्चों आगे से हम उसको दो मजीद लेयर्स के अंदर तकसीम करते हैं। ठीक है बच्चों, एक सीरस पेरिकार्डियम जो है एक उसकी वो लेयर है, ठीक है, जिसको हम पैराइटल लेयर कहते हैं, जो कि फाइब्रियस पेरिकार्डियम की बिल्कुल अंदर की जाने मौजूद होती है। इसको हम पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। जबकि बच्चों सीरस पेरिकार्डियम की एक जो तय है वो दिल के बिल्कुल साथ अटैच होती है, इसको हम विजरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? विजरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। तो सीरस पेरिकार्डियम के कितने लेयर्स हैं? 2 हैं। एक को हम पैराइटल लेयर कहते हैं और एक को हम विजरल लेयर कहते हैं। अब पैराइटल और विजरल लेयर के दरमियान में एक फ्लूइड मौजूद होता है। इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड का। ठीक है, और बच्चे जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये इसके अंदर एक खाली जगह होती है जिसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, उसके अंदर मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स आपने जो है उसको अच्छी तरह से समझना है कि पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नाम देते हैं फाइब्रियस पेरिकार्डियम, जबकि जो उसके अंदर है बच्चों ये है सीरस पेरिकार्डियम। अब सीरस पेरिकार्डियम को हम मजीद 2 तहों के अंदर तकसीम देते हैं। एक को हम कहते हैं बच्चों पैराइटल लेयर, ये जो आपको पिंक कलर की नजर आ रही है, दिस इज द पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। जबकि जो आपको अंदर थोड़ा लाइट पर्पल कलर की नजर आ रही है बच्चों ये क्या है? दिस इज द विजरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। इन दोनों के दरमियान बच्चे खाली जगह होती है जिसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखें फाइब्रियस पेरिकार्डियम क्या है? आउटर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम इज कॉल्ड फाइब्रियस पेरिकार्डियम। बच्चों इसका स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, इट इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों ये मजबूत कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। आपने ध्यान में रखना है कि एनिमल्स के अंदर टिश्यूज की 4 टाइप्स हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब बच्चों ये जो फाइब्रियस पेरिकार्डियम है ये स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अब कनेक्टिव टिश्यू की ना असल में आगे से टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। जैसे आप ब्लड देखें ना, ब्लड बच्चों आपको पता है जो ह्यूमन ब्लड है वो भी टाइप है कनेक्टिव टिश्यू के। ह्यूमन ब्लड इज द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है। जबकि बच्चों जो फाइब्रियस आपको नजर आता है फाइब्रियस पेरिकार्डियम ये स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। इसी तरह बच्चों जो बोन है, कार्टिलेज है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये जो है बच्चों ये स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और इसके आगे से फंक्शंस क्या हैं? इट प्रोटेक्ट्स हार्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर एंड शॉक्स। बच्चों ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये दिल को बैरूनी दबाव और झटकों से महफूज रखती है। इट आल्सो प्रिवेंट्स एक्सेसिव डायलेशन ऑफ हार्ट, और ये दिल को बहुत ज्यादा फैलने से जो है वो बचाती है। अब जाहिर सी बात है आपको पता है कि दिल जो है वो सिकुड़ता है और फिर रिलैक्स करता है। जब बच्चों दिल रिलैक्स करता है ना तो उसके जब उसके अंदर ब्लड फिल होता है और वो डायलेट करता है तो उसकी बहुत ज्यादा डायलेशन ना हो जाए, इससे जो फाइब्रियस पेरिकार्डियम जो है ये दिल को प्रिवेंट करती है। तो स्टूडेंट्स ये स्लाइड जो है मैं आप लोगों के सामने दोबारा लेके आया हूँ। आप लोगों ने इसको जहन में रखना है कि जो फाइब्रियस पेरिकार्डियम में सबसे बाहर मौजूद होती है, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसने दिल को एक्सटर्नल प्रेशर और शॉक से बचाना है और प्रिवेंट करना है एक्सेसिव डायलेशन के साथ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखें सीरस पेरिकार्डियम क्या है? जो इनर लेयर है पेरिकार्डियम की इसको हम सीरस पेरिकार्डियम का नाम देते हैं। बच्चों सीरस पेरिकार्डियम जो है एक थैली है जो कि 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है।
एक बाहर की तरफ होती है जिसको हम पैराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, और एक अंदर की तरफ होती है जिसको हम विजरल पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम है ये फाइब्रियस पेरिकार्डियम के बिल्कुल नीचे मौजूद होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे आपको नजर आ रही है, ये वाली आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम है और ये फाइब्रियस पेरिकार्डियम के बिल्कुल नीचे मौजूद होती है। जबकि बच्चों जो इसकी दूसरी लेयर है सीरस पेरिकार्डियम की, वो विजरल पेरिकार्डियम है, ये अंदर की तरफ होती है, तो इसको हम इनर विजरल पेरिकार्डियम कह देते हैं, और ये दिल के बिल्कुल साथ जो है वो अटैच होती है। तो बच्चे यहाँ पे देखें, क्लोजली अटैच टू द अंडरलाइंग हार्ट, जो उसके नीचे दिल मौजूद होता है उसके बहुत क्लोजली जो है ये अटैच होती है। अब बच्चे दिल के इतना क्लोजली अटैच होती है कि हमें ऐसा मालूम होता है कि ये दिल ही की सबसे बाहर वाली दीवार है, ये हार्ट की सबसे बाहर वाली दीवार है। इसी वजह से जब बच्चों हम हार्ट की वॉल्स को तकसीम करते हैं तो हम ये जो आपको सबसे अंदर नजर आता है ना विजरल पेरिकार्डियम, हम इसको जो है वो हार्ट की सबसे आउटर बाउंड्री काउंट करते हैं और हम इसे एपिकार्डियम का नाम भी देते हैं। ठीक है, हम इसे एपिकार्डियम कह देते हैं, और हम इसके अंदर वाली लेयर जो है जो कि कार्डियक मसल से मिलकर बनती है इसको मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर वाली तह है इसको हम एंडोकार्डियम का नाम दे देते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो हार्ट की वॉल्स हैं इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आपने इस ध्यान में रखना है कि जो आपको सबसे अंदर वाली तह आपको नजर आती है ना ठीक है, जिसे आप विजरल पेरिकार्डियम कह रहे हैं, ये दिल की इतनी मजबूती के साथ अटैच होती है कि हमें ऐसा मालूम होता है कि दिल ही का हिस्सा है। इसी वजह से हम इसको जो है वो एपिकार्डियम का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो इनर विजरल पेरिकार्डियम बच्चों ये क्या है, इसे हम एपिकार्डियम का नाम भी देते हैं। एपिकार्डियम क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये दिल के बहुत क्लोजली जो है वो अटैच होती है। ठीक है, और एपिकार्डियम बच्चों क्या है, ये सबसे आउटर वॉल है हार्ट की। जब हम दिल की दीवारों को तकसीम करते हैं तो हम उनको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक सबसे बाहर वाली दीवार जिसको हम एपिकार्डियम कहते हैं, जो कि असल में ठीक है इनर विजरल पेरिकार्डियम ही है। एक उससे अंदर वाली दीवार होती है बच्चों जिसको हम जो है वो मायोकार्डियम कहते हैं, और एक सबसे अंदर वाली जिसको हम एंडोकार्डियम का नाम देते हैं। इसके बाद बच्चों पेरिकार्डियल कैविटी क्या होती है, बच्चों यहाँ पे देखें, द स्पेस बिटवीन पैराइटल एंड विजरल पेरिकार्डियम इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। बच्चों जो पैराइटल और विजरल पेरिकार्डियम के दरमियान ये जो खाली जगह होती है इसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर बच्चों एक फ्लूइड होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो इट कंटेन्स अप टू 50 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड। बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों ने इसका याद रखना है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पेरिकार्डियल फ्लूइड का वॉल्यूम क्या होता है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि 50 ml जो है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर मौजूद होता है। और पेरिकार्डियल कैविटी किसके दरमियान होती है, पैराइटल पेरिकार्डियम और विजरल पेरिकार्डियम के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। अब बच्चों ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है इसका फंक्शन क्या है, इट लुब्रिकेट्स हार्ट। बच्चों ये दिल जो है जब वो, जाहिर सी बात है हार्ट जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, तो बच्चों उसकी दीवारों को फ्रिक्शन की वजह से डैमेज ना हो, इसको बचाने के लिए उसके पास जो है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि हार्ट और सराउंडिंग टिश्यूज के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको कम करता है। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इन्फेक्शन, और इसको जो है वो इन्फेक्शन से महफूज रखता है। ठीक है, तो आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है बच्चों। होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है बेहतर अंदाज से समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर हार्ट के स्ट्रक्चर को जो है वो तफसील से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।